पिछले वाले क्लास में हम लोग इनर्शिया एंड मास को ख़त्म किए थे, है ना। इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है ये हम लोग पिछले वाले क्लास में जाने हुए थे। इनर्शिया और मास में कैसा रिलेशन था? डायरेक्टली रिलेशन था, है ना। यानी कि मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया भी कम। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, है ना। इसके बाद फिर आएगा हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कैसे प्रूफ किया जाए, है ना, मैथमेटिकली। ऐसे तो थ्योरी वाला तो हम लोग अभी करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैथमेटिकली कैसे उसको हम लोग प्रूफ करेंगे उसी को हम लोग जानेंगे अगले वाले क्लास में। लेकिन आज का क्लास क्या है जान लेते हैं पहले। आज का क्लास हमारा होगा न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के बारे में। आखिर उन्होंने क्या ऐसा लिखा है, क्या ऐसा थ्योरी दिया है, किन चीज़ों के बारे में उन्होंने समझाया है ना, जो कि हमको समझना चाहिए कि आखिर न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्या, है ना। ये आज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं था, सेकेंड लॉ को हम लोग जानते हैं। देखो, हर एक लॉ का ना एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन उसको शॉर्ट में रखने का भी तरीका आसान सा है। जैसे पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स न लगा दिया जाए। सिंपल, खत्म, है ना। चलिए आज हम लोग समझेंगे अपना न्यूटन्स का सेकेंड लॉ और जानते हैं कि आखिर सेकेंड लॉ है क्या। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ समझने के लिए, अच्छा, जैसे हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ समझ रहे थे तो उसको समझने के लिए हम लोग पहले गैलीलियो गैलीली जी के एक्सपेरिमेंट को समझे थे ना। उसी प्रकार से आज हम लोग जब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को समझेंगे तो आपको एक टर्म पहले समझा होना चाहिए। उसका नाम है मोमेंटम। क्या नाम है? मोमेंटम। जब तक मोमेंटम समझ में नहीं आएगा तब तक सेकेंड लॉ आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे गैलीलियो गैलीली जी का एक्सपेरिमेंट क्या वाला था? वो वाला फ्रिक्शन वाला था ना, उसी से रिलेटेड था हमारा फर्स्ट लॉ। उसी प्रकार हमारा मोमेंटम है और मोमेंटम से ही हमारा जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले आपको मोमेंटम समझना पड़ेगा क्या है ना। मोमेंटम हालांकि किसी दूसरे इंसान का दिया हुआ नहीं था टर्म, ये खुद न्यूटन साहब का ही दिया हुआ था। तो सबसे पहला देखते हैं इसके बारे में, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। तो ऐसा नहीं समझना कि ये गैलीलियो गैलीली जी ने दिया था, नहीं, ये पूरा का पूरा मोमेंटम न्यूटन्स का ही दिया हुआ था, ठीक ना। चलिए समझिए इस चीज को। तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं और मोमेंटम में इतना ही बात है, बस इतना यदि याद रख लेते हैं, आप समझ लेते हैं तो मोमेंटम आपका खत्म, सेकंड लॉ भी खत्म, बस, ठीक ना। चलिए समझिए ध्यान से। तो एक एक स्टेटमेंट आपके लिए चुन चुन के यहाँ पे लिखा गया है ताकि आप समझ पाए। चलिए सेकंड क्या है देखिए ध्यान से। द फोर्स रिक्वायर्ड, देखो एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ध्यान से समझना। तो ऊपर वाला तो हो गया कि वो इंट्रोड्यूस किया था न्यूटन ने। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब क्या हुआ? इसका स्टेटमेंट बड़ा छोटा सा है, मतलब इसका बहुत बड़ा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा ना उस पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। अभी समझेंगे हम लोग, एक दो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल भी हम लोग लेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन पहले समझिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, उसमें जो उसका मास है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। अब समझते हैं थोड़ा सा इसका मतलब क्या हुआ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ देखिए। मास का मतलब आपको समझ में आता है, उसके बॉडी के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है जो कि कभी बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप पृथ्वी पर रहे, चंद्रमा पे जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो मास हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या है? दो मूविंग बॉडी है, मान लीजिए मूविंग बॉडी है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, और चूंकि बॉडी है, मूव कर रहा है, तो क्या उसके पास मास होगा? होगा, मास तो होगा ही, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी यदि बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमको उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि उसका मास है। यानी कि मास का और फोर्स का यहाँ पे रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एग्जांपल से समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से। हमारे सामने ये एक स्माइली बॉल है जो कि आप लोग जानते हैं इसको, है ना, स्माइली बॉल है। और ये हमारे सामने एक पेपर वेट है, ठीक है। आपको मालूम है कि स्माइली बॉल बहुत हल्का होता है, यानी कि इसका मास बहुत ही कम है।
और पेपर वेट बहुत ही भारी है, यानी कि देखिए थोड़ा सा हमको खुद महसूस हो रहा है यहाँ पे कि ये हल्का है और ये भारी है, तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास मास कम है और इसके पास मास हमारा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ था इसका पहला नियम नहीं है, मेन स्टेटमेंट है, कहा कि दो मूविंग बॉडी है, मूव कर रहा है, इसको रोकने के लिए उतना ही फोर्स चाहिए जितना कि इसके पास मास है। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा क्या है, पेपर वेट है, इसके पास मास बहुत ज़्यादा है, इसके पास मास बहुत कम है। बलून बॉल है हमारा, मास बहुत कम है इसके पास। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक ना। एक बार हम आपके तरफ ये फेंकेंगे नहीं, बस समझिए इस चीज को, ठीक ना। एक बार हम आपके तरफ ये फेंकेंगे और एक बार हम आपके तरफ ये फेंकेंगे। इन दोनों बॉल को रोकने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स आपको किस में लगाने को मिला? पेपर वेट को। जब हम ये दोनों ऑब्जेक्ट फेंक दिए, ठीक है, ये भी फेंक दिए, ठीक है, ज्यादा फोर्स आपको किस ऑब्जेक्ट को रोकने में लगा? पेपर वेट को। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा था, इसका मास कम है, तो इसको आप ऐसे ही पकड़ लिए होंगे, लेकिन इसको पकड़ने के लिए आप सावधानी से कैच किए होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपने ये सोचा होगा अरे ये तो बहुत हल्का सा है, इसको कैसे भी पकड़ लेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा भारी है, लेकिन इसमें फोर्स थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसको रोकने के लिए आपको फोर्स इसलिए ज़्यादा लगाना पड़ा क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है, और इसको रोकने के लिए फोर्स इसलिए कम लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास मास कम है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, जितना कम मास उतना कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको ध्यान से। चलिए हर्षित कुमार, कैच करते हो बढ़िया सा, सर तो नहीं फुटेगा? चलिए ठीक है, ऐसे नहीं फेंकना है, ठीक है ना, ऐसे में थोड़ा सा खतरा रहता है, ठीक है। तो ऐसे फेंकेंगे, आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि ज़्यादा फोर्स किस में लगा। हालांकि जानते तो हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी अपने घर में कोई भी दो ऑब्जेक्ट लीजिए जो कि एक बहुत हल्का सा हो और एक बहुत ही भारी सा हो, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से कैच करना है एकदम आराम से, ठीक है। पहले ये, ठीक है, चलिए उसको रखो, अब नीचे रखो, उसके बाद ये लाइए आराम से। अब वैसे नहीं इस लड़के को मत दो, ऐसे 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 ऐसे। चलिए अब बताइए, आप ज्यादा फोर्स किस ऑब्जेक्ट को रोकने में लगा? पेपर वेट को। क्यों? मास ज्यादा था, इसमें कम लगा होगा, मास कम है। तो क्या आपका पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया? तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। चलो ठीक है, देखो पहला हो गया ना। दूसरा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाले स्टेटमेंट में आपको ये समझ में आ गया, ये फोर्स जो है वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए। सेकंड में कहा है कि फोर्स जो है ना वो वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी मतलब आपको मालूम है, स्पीड कह लीजिए, स्पीड विथ डायरेक्शन आर नोन एज वेलोसिटी, वही तो है हमारा, है ना। इसको समझते हैं हम थर्ड वाले स्टेटमेंट को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से, दो स्माइली बॉल है हमारे सामने, दोनों सेम है, शेप साइज दोनों का सेम है, दोनों का मास सेम है, बिल्कुल सेम है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहा गया था मास, तो मास का तो हम लोग समझ लिए पेपर वेट और इससे। अब कहा गया है वेलोसिटी। वेलोसिटी में आप क्या कीजिए, दोनों का मास सेम रखिए ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाए। दोनों का मास सेम है, शेप साइज सब चीज सेम है। हम क्या करेंगे, इस वाले बॉल को ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे, यानी कि ज्यादा स्पीड के साथ फेंकेंगे, ठीक। और वही सेम बॉल है,
इसको हम लोग हल्के से फेंकेंगे। चलिए आप बताइए ज्यादा फोर्स किस बॉल को रोकने में लगेगा, ज्यादा वेलोसिटी वाला या कम वेलोसिटी वाला? ज्यादा वेलोसिटी वाला। एग्जांपल देख लें। चलिए ज्यादा नहीं फेंकेंगे, जोर से आराम से फेंकेंगे, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे, चलो लाओ फिर से लाओ। किधर चला गया? फिर से, ठीक। थोड़ा सा तेज फेंके ना, अब हल्का सा, ठीक ना। किस में फोर्स लगा? पहले वाले में। क्यों? क्योंकि उसको हमने ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंका था, है ना। चलो लाओ, बोल लाओ। नहीं, सुनो पर, तो वेलोसिटी क्या लगा आपको? वेलोसिटी क्या लगा आपको? जिसमें ज्यादा वेलोसिटी था उसको रोकने में आपको फोर्स ज्यादा लगा, लेकिन कम वाले को रोकने के लिए आपको फोर्स, जैसे इसको हमने कम वेलोसिटी के साथ फेंका तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ा। तो क्या अब सेकंड वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर, सॉरी थर्ड वाला भी क्लियर हो गया? तो यहां से आप कह सकते हैं कि फोर्स जो है ना वो दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला मास के और दूसरा वेलोसिटी के। कोई डाउट है इसमें? चलिए अब वेलोसिटी और मास, इन्हीं के दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। इन दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग मोमेंटम। वेलोसिटी के प्रोडक्ट को और मास के प्रोडक्ट को आपस में जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वही हमारा होता है मोमेंटम। अब समझते हैं कि आखिर मोमेंटम है क्या। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। मोमेंटम आसान है, क्या है देखिए। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जो मास है और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको? मोमेंटम मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या कहा था, प्रोडक्ट होना चाहिए किसका? वेलोसिटी और मास का। चलिए मेरा मास है कितना? 50 kg है लगभग, सही में है शायद 50-52 ऐसे कुछ, 50-52। अरे भाई पतले हैं भाई, समझो। देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे इंसान के ना हड्डी में दम होता है समझे। अब मतलब ऐसा बहुत सारा हम देखे हुए हैं। मेरा खुद एक पतला भाई है जो कि बहुत पतला है ना, हमसे भी पतला है वो। हालांकि हमारे घर में सब पतले हैं पतला है, मेरा मौसेरा भाई है तो पतला है, लेकिन हमसे भी उसका वेट ज़्यादा है। तो हमको एक दिन बताएं डॉक्टर, हाँ, तो डॉक्टर साहब हमको बताएं ना कि देखो बुआ ऐसा बात है कि मोटे और पतले से नहीं होता। हाँ, मोटा पतला भी थोड़ा सा फर्क रखता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ना किसी किसी की हड्डी में ना दम होता है, यानी कि किसी किसी का हड्डी का जो वजन होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो मेरा हड्डी का वजन कम होगा, हो सकता है ना। चलो खैर उसका बात नहीं है। चलो समझो यहाँ पे किसका किसका प्रोडक्ट होना चाहिए? मास और वेलोसिटी का होना चाहिए। चलो मेरा मास मानो 50 kg है, ठीक है, 50 kg है मेरा मास, और हम एक वेलोसिटी के साथ दौड़ रहे हैं, तो मेरे बॉडी में अभी वेलोसिटी प्लस मास दोनों है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मेरे बॉडी का मोमेंटम निकल जाएगा। यानी आपको मास 50 kg वेलोसिटी मास 5 मीटर पर सेकंड, तो हम इनको इनटू कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो चलो मान लो देखो यहाँ पे सुनिए, मास हमारा कितना, मास का यूनिट क्या? केजी होता है ना। चलिए तो 50 kg, और वेलोसिटी मेरा था मान लो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड इंटू 5 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई करो दोनों को, कितना हो जाएगा? 250। हाँ, अब यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट भी पता चल गया होगा मोमेंटम का, है ना। केजी मास के लिए केजी होता है, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड होता है, तो 250 केजी मीटर पर सेकंड। तो मेरे बॉडी का जो भी मोमेंटम है वो 250 केजी मीटर पर सेकंड था। कोई डाउट इसमें? अब हालांकि इसको भी हम लोग और गहराई से समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कुछ और चीज। चलिए समझते ध्यान से अब, ठीक ना। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है? मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन यानी कि प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से, मास को स्मॉल m से, और वेलोसिटी को स्मॉल v से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर p इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी, m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि सर मोमेंटम तो आप निकाल दिए मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, लेकिन मोमेंटम बताता क्या है?
सवाल होना चाहिए था, आपने लेकिन पूछा नहीं, वो अलग बात है। देखिए हाँ, जैसे जैसे मेरे बॉडी का मास अभी 50 kg था, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो हम चल रहे हैं तो ये हमको क्या बता रहा है? क्या? नहीं, चल तो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मोमेंटम आपने निकाला मेरे बॉडी का 250 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या निकला? ये मोमेंटम क्या बता रहा है? अभी फिलहाल आप समझ सकते हैं मोमेंटम का मतलब फोर्स समझ लीजिए, हालांकि इसका मतलब थोड़ा सा और एडवांस होता है, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए क्या, फोर्स समझ लीजिए आप। ये जो आप निकला 250 kg मीटर पर सेकंड, ये आपकी बॉडी का फोर्स है, कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, आप मोमेंटम को अभी फिलहाल क्लास 9 तक फोर्स ही समझें आप, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक ना। देखिए आप ध्यान से जैसे हम अभी, मेरा बॉडी का मास 50 kg था, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, तो हम स्पीड से जा रहे थे, तो मेरे बॉडी का जो अभी फोर्स है वो 250 kg मीटर पर सेकंड है। तो जो आदमी हमसे टकराएगा, हो सकता है उसका मोमेंटम बॉडी का कम हो, तो वो हमसे टकरा के गिर जाए। अभी हम लोग समझेंगे इसको। तो हमारे बॉडी में जो मोमेंटम निकला वो क्या बता रहा है? मेरा फोर्स बता रहा है कि वो यदि किसी से टकराएगा तो सामने वाले को कितने फोर्स के साथ धक्का मारेगा, है ना। अभी समझेंगे हम लोग इसको, और समझेंगे गहराई से, लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया? चलिए अब हाँ, आपका मोमेंटम 250 kg मीटर पर सेकंड था और हाँ, आपकी 250 सेम है, आपका टक्कर होगा तो कुछ होगा नहीं? कुछ नहीं होगा, दोनों को दोनों खड़े रहेंगे। आपके सवाल का जवाब हम देंगे। देखिए इनका सवाल यह था कि सर जैसे आपका मोमेंटम निकला अभी 250 kg मीटर पर सेकंड, और आप टकरा गए किसी दूसरे इंसान के साथ जिसका भी मोमेंटम कितना था, उतना ही था, सेम था, तो क्या आप गिरेंगे या वो गिरेगा? दोनों में नहीं कोई गिरेगा, कोई नहीं गिरेगा। देखो, या तो गिरेगा तो दोनों गिरेगा, या तो नहीं गिरेगा तो दोनों नहीं गिरेगा, क्योंकि दोनों का सेम है, टकरा जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, है ना। चलिए अब समझते हैं, ये तो आपको फॉर्मूला हो गया, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, लेकिन अब इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग और गहराई से, ठीक ना। देखिए ध्यान से, आपने अभी तुरंत पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, आपने तुरंत पढ़ा है। अब जरा देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, और आपने अभी तुरंत ये भी समझ लिया कि सर मोमेंटम का मतलब अभी समझना है क्या? फोर्स, फोर्स समझना है। तो क्या जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि मोमेंटम ज़्यादा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये तो होता है ना। तो फोर्स को आपने अभी क्या समझा, सॉरी मोमेंटम को अभी आपने क्या समझा? फोर्स समझा। हमने कहा ना कि अभी आप फिलहाल मोमेंटम को फोर्स समझिए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्स हो गया। और अभी तुरंत आपने ऊपर में पढ़ा था कि फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके? मास के। तो क्या मोमेंटम यानी कि फोर्स यानी कि मोमेंटम, दोनों आप कह सकते हैं फिलहाल, तो क्या मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मास के? बिल्कुल हुआ। इसका मतलब क्या समझेंगे हम? इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो, चलिए मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक ना, एक इंसान यहाँ पे जो कि बहुत हट्टा कट्टा है, जो कि हमसे बहुत लंबा तगड़ा है, ठीक ना, तो मेरे बॉडी का मास अभी कम है, और जो यहाँ पे खड़ा है, इमेजिन कर लो, ग्रेट खली मान लो, ग्रेट खली साहब, रेस्पेक्ट उनके लिए, है ना, तो वो खड़े हैं मान लो, तो उनके बॉडी का मास क्या ज़्यादा है, तो बताओ मोमेंटम किसके बॉडी का ज़्यादा होगा? ग्रेट खली का मोमेंटम ज़्यादा होगा। वो एक बार ऐसे धक्का मार देंगे तो हम गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि मेरे बॉडी में जो मोमेंटम है, मेरे बॉडी में जो फोर्स है, वो उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। इसीलिए जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी बात, वेलोसिटी भी था ना हमारा, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मोमेंटम को आपने क्या समझा? फोर्स समझा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कहाँ गया ये वाला स्टेटमेंट? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसके बाद आप समझ लीजिए इसको, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। हम ऐसे पैदल जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, ग्रेट खली बड़ा दौड़ दौड़ के आ रहे थे, दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, वो हमसे टकरा गए, हम तो दूर फेंका जाएंगे, है ना, क्योंकि उनके पास क्या वेलोसिटी ज़्यादा है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं हम थोड़ा सा हम लोग इसको। और तो यहाँ पे लेकिन मोटा मोटी आपको कॉन्सेप्ट ये मिल गया होगा कि मोमेंटम जो है ना हमारा, यानी कि जो फोर्स है हमारा, दोनों आप कह सकते हैं फिलहाल, वो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो उसमें मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें फोर्स भी ज़्यादा होगा। जब वो किसी से टकराएगा तो दूसरा वाला फेंका जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक ना। और जिसका मास होगा
उसका भी मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो भी किसी से टकराएगा, दूसरा वाला फेंका जाएगा, इस प्रकार से, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखते हैं, है ना, क्या सटीक बैठता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, मोमेंटम को समझेंगे हम लोग फोर्स, मास और वेलोसिटी से, ठीक ना। देखिए ध्यान से, हाथी ना उतना स्पीड नहीं दौड़ता है, फिर भी अच्छा खासा स्पीड है उनके पास, लेकिन फिर भी कम स्पीड है। आप देखे होंगे कभी डिस्कवरी चैनल इस सब पे देखे होंगे, बहुत धीरे धीरे वो दौड़ता भी है, तो है ना। तो उसमें वेलोसिटी तो कम है लेकिन मास ज़्यादा है, तो क्या हम समझे कि उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है? समझेंगे, मास ज़्यादा है मतलब क्या, मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स का मतलब क्या, मोमेंटम। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। तो हाथी का मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, अच्छा चलो हम लोग कंपैरिजन ही कर लेते हैं, ठीक ना। शेर है मान लो, हमला करने के मामले में नहीं बोल रहे हैं, मास के मामले में बोल रहे हैं। हाथी का मास ज़्यादा है, शेर का मास कम है, तो यदि दोनों आपस में टकरा के आएगा, दौड़ते 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 आएगा, तो हाथी बहुत दूर फेंका जाएगा, मालूम है क्यों, क्योंकि सॉरी हाथी नहीं, शेर बहुत दूर फेंका जाएगा, मालूम है क्यों, क्योंकि हाथी के पास मोमेंटम ज़्यादा है, यानी कि इसके पास फोर्स ज़्यादा है किसी को धकेलने के लिए, फेंका जाएगा बेचारा वो बहुत दूर। ये तो हो गया मास के बारे में। वेलोसिटी का थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपने दो चीज़ समझा है अभी हाथी के मामले में, वेलोसिटी उसका कम होता है लेकिन मास ज़्यादा होता है, तो वेलोसिटी कम हो और मास ज़्यादा हो तब भी वो मोमेंटम क्या होगा, उसमें ज़्यादा ही होगा। अब इसका थोड़ा सा और समझते हैं, बुलेट, बंदूक का गोली कितना छोटा होता है, यानी कि मास उसका बहुत ही कम होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी देखियो, ठाई से मारो तो एकदम सन से भागता है ना, मतलब इतना स्पीड से भागता है कि आपका तो ना आर पार कर देगा। इस प्रकार का भी बंदूक आया है ना, है बिल्कुल है, AK-47 है ना। हाँ, पबजी में तुम लोग पबजी खेलते हो तो सबसे खतरनाक बंदूक बोलो, क्या नाम है, ओम बंदूक का नाम है, AWM, RPG, MX2B, स्नाइपर, कार 98। अच्छा ठीक है, हो गया, अब बस रहने दो, ठीक है। तो आप क्या देखें वहां पे, उस बंदूक के गोली का मास कम है लेकिन वेलोसिटी होने के कारण उसके अंदर फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए हमको जब वो फोर्स लगाता है, यानी कि जब हमारे बॉडी से टकराता है तो अंदर से होके बाहर भी चला जाता है, आर पार कर देता है। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि किसी भी बॉडी में यदि इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा है, इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा है यदि, तो मोमेंटम उसमें ज़्यादा होगा ही होगा। बुलेट के मामले में उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन मास कम है, लेकिन फिर भी उसके पास मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है, यानी कि फोर्स ज़्यादा है। हाथी के मामले में वेलोसिटी कम है लेकिन मास क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए उसके पास क्या है, मोमेंटम ज़्यादा है। इसीलिए कहा गया है कि हाँ बिल्कुल, इन दोनों में से कोई भी यदि एक ज़्यादा हुआ तो मोमेंटम ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए मास कम है, मान लीजिए वेलोसिटी ज़्यादा है, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा ही होगा ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या, बढ़ा देना, है ना, समझ में आ गया बात। तो यहाँ से आप कह सकते हैं फोर्स यानी कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। कोई डाउट है इस टॉपिक में, आगे बढ़ें फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। आगे, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे बुक में ना केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलता है केवल, है ना, लेकिन हम लोग समझने के लिए यहाँ पे यूनिट भी लिख लिए हुए हैं। यूनिट नहीं मिलता है, सेमी नहीं मिलता है, हम लोग यहाँ पे समझने के लिए लिखे हुए हैं, है ना। तो आप चाहें तो एग्जाम में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी लिखते हैं तो सही है, आप ये तीनों भी लिखते हैं तो सही है, गलत नहीं कर सकता कोई। तो मोमेंटम क्या है, एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसके पास यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब सवाल होगा कि सर डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है। हाँ, सबसे बड़ा हिंट आपके सामने है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी तो है ही इसके पास, और डायरेक्शन भी है, और मैग्नीट्यूड तो है ही, और यूनिट तो है ही। कोई डाउट इसमें, चलिए। तो मोमेंटम हमारा क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया बिकॉज इट हैज यूनिट, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तीनों चीजें इसके पास, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसा ही यूनिट होता है मोमेंटम का
केजी मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने लिया था मेरा एग्जांपल, जैसे मेरा कितना था 50 केजी था और वेलोसिटी मेरा कितना था 5 मीटर पर सेकेंड था, तो मेरे बॉडी का मोमेंटम निकालो 250 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा केजी के लिए, यहाँ पे केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा। हाँ ये हो गया, समझ में आ गया। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इस प्रकार से आप देखे होंगे, है ना। चलो हाँ, किलोग्राम, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम भी आप ले सकते हैं लेकिन वो छोटा सा यूनिट हो जाएगा हमारा। लेकिन हाँ ऐसा यूनिट जो है ना मास का केजी होता है। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना ऐसा यूनिट मास का केजी ही होता है। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों लिखोगे, मान लो टीचर का एकदम मूड गड़बड़ाया तो बस लाल पेन चल जाएगा, है ना। तो जो है यूनिट उसको लिखिए ना, उतना दिमाग क्यों लगाना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, और यदि ये आप समझ गए ना तो न्यूटन का सेकंड लॉ आप समझ जाएंगे। क्या है, समझिए इसको ध्यान से। अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है, चलिए मानिए यहाँ पे ध्यान से, मेरे बॉडी का मास था 50 केजी, 50 केजी था, मेरा वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक ना। तो मेरे बॉडी में अभी 250 केजी मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम है। जैसे देखिए ध्यान से, 50 केजी है, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, हम दौड़ रहे हैं, मेरा अचानक मोमेंटम तेज हो जाएगा तब जब मेरे पीछे से कोई फोर्स लगा देगा तब। अब जरा बताओ, जब मेरे पीछे से कोई फोर्स लगाएगा तो क्या मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और चूंकि जब वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड था, यदि 10 मीटर पर सेकंड हो गया तो आप क्या समझेंगे, 5 मीटर था तो आप 10 हो गया तो कितना 500 केजी मीटर पर सेकेंड। तो क्या मेरा यहाँ पे मोमेंटम बदला, चेंज हुआ, पहले 250 था अब 500 हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो है ना वो चेंज हो सकता है तब जब आप उसमें फोर्स लगा दे तब। कोई आदमी खड़ा है, अच्छा हाँ ये भी सबसे बड़ा सवाल है, कोई आदमी खड़ा है, रेस्ट में है, पॉइंट लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, आपके हर एक समस्या का समाधान है यहाँ पे। नहीं बताएंगे, अभी ध्यान से बताएंगे, सुनिए पहले। लेकिन हाँ पहले वाला समझ में आ गया, किसी भी बॉडी का मोमेंटम हमारा चेंज हो सकता है तब जब उसके पीछे से या फिर आगे से फोर्स लगा दे तब। पीछे से लगाएगा, आप इधर जा रहे थे, इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा दिया, आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन पीछे कोई इधर से मार दे, इधर आ जाएंगे आप, हो सकता है कि आपकी वेलोसिटी कम हो जाए, है ना, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में वो मार रहा है। समझ में आ गया फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ आपके सवाल का जवाब, अ रेस्ट बॉडी does not possesses momentum because its velocity is 0। कोई बॉडी रेस्ट में है एकदम आराम से, क्या उसके बॉडी में मोमेंटम होगा, नहीं होगा। मोमेंटम मतलब क्या होना चाहिए, मास तो है भाई, चलो मान लो कि हमें रेस्ट में है तो मेरे बॉडी में मास तो है लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कितना 0। अब मास कितना भी हो और आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा ना, तो मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा कभी भी रेस्ट बॉडी का मोमेंटम नहीं होता है, वो 0 होता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद अ मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम, कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें मोमेंटम है, कोई डाउट इसमें। अब चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको, हालांकि न्यूटन का सेकंड लॉ नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक आप रोड पे खड़े थे, ऐसे एक साइकिल वाला उधर से आ रहा था बड़ी तेज में और वो आपको धक्का मार दिया, आप क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे, होगा ना, नीचे गिर जाएंगे आप। लेकिन एक ट्रक उधर से आ रहा था, आप ऐसे खड़े थे, वो धक्का मार देगा, तो हो सकता है कि आप डेथ भी हो जाए, आपका मतलब कि हो सकता है ये, अनफॉर्चुनेटली आपका डेथ भी हो सकता है, या फिर आप बहुत ही सीरियस हो जाए, आपका इंजरी जो है ना वो बहुत खतरनाक हो जाए।
क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइकिल में क्या है, मास कम है, मास कम है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, यानी कि किसी भी चीज को धकेलने का क्षमता क्या होगा, कम होगा। और वही ट्रक का देखो मास कितना ज्यादा होता है, हजारों क्विंटल हो जाता है वो, है ना, तो उसमें क्या है, मास ज्यादा है, तो मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब मोमेंटम ज्यादा है तो उसके पास फोर्स यानी कि धकेलने का क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए हम फेंका भी सकते हैं। ग्रेट खली वाला एग्जाम्पल था हमारा, ग्रेट खली वाला, मास ज्यादा था ग्रेट खली का, तो हमको धकेलेगा तो हम गिर जाएंगे। समझ में आ गया बात? चलिए, उसी प्रकार से हमारा बुलेट वाला भी था एग्जाम्पल, उसी प्रकार से हाथी वाला भी एग्जाम्पल है हमारा, है ना। बुलेट के पास मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है, इसीलिए उसके पास मोमेंटम ज्यादा है। ठीक, हाथी के पास वेलोसिटी कम है लेकिन मास ज्यादा है, तो फिर भी उसके पास मोमेंटम क्या है, ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। इन दोनों में से कोई भी एक बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, कोई भी एक घटेगा मोमेंटम घटेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इतना चीज समझ में आ गया ना? सेकंड लॉ खत्म, वही चीज लिखा हुआ है बस, जो आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा समझा ना, यही 2-3 लाइन में बस लिखा हुआ है, इसका निचोड़ है बस, और कुछ नहीं है। ठीक ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या, कि आपके बॉडी का मोमेंटम कितना बदल रहा है। जैसे हमारे बॉडी का पहले था 250 अब हो गया कितना, 500। क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स लगाया पीछे से, तो मोमेंटम क्यों बदलाव आएगा, मोमेंटम में हमारे बॉडी का मोमेंटम क्यों बदलेगा, क्योंकि फोर्स कोई ना कोई लगा रहा है ना। चलिए सुन लीजिए 2 मिनट और। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब ये कि आपके बॉडी में मोमेंटम में कितना बदलाव आ रहा है। तो अब बदलाव कैसे आता है भाई, फोर्स से आता है ना। कोई फोर्स लगा देगा मोमेंटम बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। इसमें कुछ कहने वाला बात है क्या, नहीं। फोर्स ज्यादा होगा मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा मोमेंटम कम होगा। जैसे दौड़ रहे थे, 250 है हमारा, 250 है, फोर्स कोई नहीं लगा रहा है तो मोमेंटम कम है अभी हमारा। फोर्स अचानक से कोई धक्का मार जाए पीछे से, 10 मीटर हो गया हमारा पर सेकंड वेलोसिटी, तो फोर्स लगाया तो क्या हो गया, हमारा मोमेंटम भी बढ़ गया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, भी आप कह सकते हैं, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो वही लिखा हुआ था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में बदलाव कब आएगा, जब फोर्स लगाएगा। ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, हो गया बात खत्म। एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। लेकिन जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे, जिस डायरेक्शन में आपका मोमेंटम था, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी तो कहलाएगा। जैसे आप ऐसे से जा रहे थे तो मेरा मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है, इधर है, पीछे से फोर्स लगाएगा, मोमेंटम भी बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ जाएगा हमारा, है ना। लेकिन हम ऐसे से जा रहे थे, कोई उधर से लगा दिया, तो क्या इन्वर्सली हुआ ना। हम स्पीड में जा रहे थे, कोई धीरे से फोर्स लगा दिया, इन्वर्सली हुआ। तो याद रखिएगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमको ये कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमको ये कहता है कि मोमेंटम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास एंड वेलोसिटी के। सही बात है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा। फोर्स ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, फोर्स कम तो मोमेंटम भी कम। यानी फोर्स का मतलब वेलोसिटी कहिए, वेलोसिटी कहिए, कोई डाउट इसमें? चलिए, अब समझ में आ गया बात। तो वही तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेकेंड लॉ न्यूटन का कहता है कि F = ma। F है हमारा फोर्स, m है यहाँ पे हमारा मास, a है हमारा एक्सीलरेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने जरा सा भी एक्सीलरेशन का बात नहीं किया था। एक्सीलरेशन का बात नहीं किया था, लेकिन एक्सीलरेशन हमने बहुत बार बोला नहीं था, लेकिन बहुत बार उसमें आया था। मालूम है कैसे? देखना ध्यान से। अब हम 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे थे, कोई फोर्स लगाया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, क्या एक्सीलरेशन हुआ? चेंज इन वेलोसिटी आर नोन एज एक्सीलरेशन। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब आप समझ सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव मतलब कि एक्सेलरेशन होना। देखो ये दोनों चीज ना सेम है, यदि आप देखेंगे ना इसको सेम है, क्योंकि हमने बताया था आपको मोमेंटम का मतलब क्या आप समझेंगे, फोर्स समझेंगे, तो फोर्स सिंपल सी बात है। मास तो यहाँ भी है, मास यहाँ भी है, वेलोसिटी यहाँ भी है, वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन है। लेकिन हाँ यहाँ पे तो कहा था ना
कि यदि आपके पास वेलोसिटी है और यदि आपको फोर्स लगा रहा है कोई, तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि आपका मोमेंटम बदल जाएगा। तो जब आपका वेलोसिटी बदल रहा है मतलब कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है ना, एक्सेलरेशन आ रहा है। 5 मीटर था पहले आपका, 10 मीटर हो गया, चेंज इन वेलोसिटी आर नोन एज एक्सेलरेशन, है ना। चलिए फिलहाल आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट इसमें अब समझ में आया है, कहीं पे भी कोई समस्या किसी को। चलिए तो जब भी आपसे मोमेंटम पूछेगा आप P = mv बताएंगे, और जब भी आपसे न्यूटन का सेकंड लॉ पूछेगा उस समय पे आप F = ma बताएंगे। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है अभी, सुनो पहले। F = ma न्यूटन का सेकंड लॉ है, बिल्कुल है, लेकिन मैथमेटिकली ये किस प्रकार से आया, ये कैसे आया, इसको लाने के लिए ना थोड़ा सा हमको बोर्ड भरना पड़ेगा, तब ये आएगा। यानी कि ये लाने के लिए हमको थोड़ा सा एक्सेलरेशन इस्तेमाल हुआ है, तो एक्सेलरेशन जोड़ना पड़ेगा, मास जोड़ना पड़ेगा, फोर्स जोड़ना पड़ेगा, कुछ जोड़ने घटाने पे तोड़ मोड़ के हमको ये लाना पड़ेगा। यानी कि मैथमेटिकली हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F = ma। यहाँ पे तो केवल आपके लिए भी फिलहाल लिख दिया गया है कि आपको याद रहे कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F = ma, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, ऐसा आप कह सकते हैं अभी फिलहाल। लेकिन इसको पता करने के लिए थोड़ा सा हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, जो कि अगले वाले क्लास में हम लोग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसमें हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर फोर्स = ma कैसे हुआ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ भी पढ़ चुके हैं, तो क्या फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई डाउट इसमें। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट आप ऑनलाइन वाले बच्चे ले सकते हैं इसका, और आई होप आपको भी समझ में आया होगा, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।